जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का एग्जाम 22 नवंबर को होना है, जिसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ गया हूं। इसमें अभी हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद मैं एक दो सेट अपलोड करूंगा, 100 क्वेश्चन का होगा, जो आपके तैयारी को पूर्ण कर देगा। 2020 का जो क्वेश्चन था वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, जो 2020 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, और अपने तैयारी को फिर से एक नई ऊंचाई दीजिए। हिंदी मैथिली का भी वीडियो बहुत जल्द स्टार्ट होगा अपलोड होना, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका प्रिपरेशन पहले स्टार्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक जरूरी सूचना, अगर आपको हमसे डायरेक्ट जुड़ना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस लिंक के थ्रू उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हाँ, अगर आप पहले से हमारे ग्रुप 1 में हैं तो आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप में एक ही कंटेंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वस्तु की इच्छा। मांग में कौन सा तत्व निहित है, यानी कि व्हिच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड। तो इसमें हो जाएगा डिजायर टू कंज्यूम, गिवन प्राइस, विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी कि एक वस्तु मूल्य, एक निश्चित मूल्य, वस्तु की इच्छा, साधन व्यय करने की तत्परता। ये सभी के सभी ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। दूसरा प्रश्न है, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है, यानी कि डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। ऑप्शन ए बाएं से दाएं की ओर, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऑनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्स अक्ष के समानांतर पैरेलल टू एक्स अक्ष, लंबवत पैरेलल टू वाई अक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? इन व्हिच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि ऐसा कौन सा वस्तु है, किस प्रकार की वस्तु है जिसके मूल्य में कमी होने के बाद मांग में वृद्धि नहीं होती है। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, नमक। नमक का कीमत 1 रुपये किलो हो जाएगा, फिर भी आप अपने मांग को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको एक निश्चित अमाउंट में ही यूज करना है। तो ऐसे वस्तु को कहा जाता है अनिवार्य वस्तु, ठीक है, नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स के अंतर्गत वो सभी गुड्स आते हैं जिसके मूल्य में कमी होने के बाद भी आप अपने मांग को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। चौथा है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स डिमांड, डिमांड को कौन प्रभावित करता है? तो पहला दिया हुआ है कीमत, प्राइस। ये तो निश्चित रूप से इफेक्ट करेगा। अगर दाम ज्यादा हो जाएगा तो मांग निश्चित रूप से कम हो जाएगा, ठीक है। अगर दाम घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो कहा ही गया है, हायर दी प्राइस लोअर दी डिमांड एंड लोअर दी प्राइस हायर दी डिमांड। तो प्राइस तो इफेक्ट करता ही है। दूसरे, आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम, बिल्कुल ये भी सही है। अगर आपका आय कम हो जाएगा तो आप मांग को भी कम करेंगे, ठीक है। सी है उपभोक्ता की रुचि, यानी कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है? तो ऐसे वस्तु को स्थानापन्न वस्तुएं हम लोग कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट फील्डर, आप क्रिकेट अगर देखते हैं तो आपने सुना होगा ये सब्स्टिट्यूट फील्डर है, मतलब किसी दूसरे के बदले में अभी फील्डिंग कर रहा है। तो वही बोल रहा है, गुड्स व्हिच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड। जैसे आप चाय पी रहे हैं, चाय का दाम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप कॉफी ले सकते हैं, यानी कि चाय के बदले में कॉफी का आप उपयोग कर सकते हो। ऐसे वस्तु को स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं आपको। मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड इज लॉ ऑफ, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, यानी गुणात्मक कथन है। मांग का नियम क्या है? गुणात्मक कथन है। मांग का नियम क्या है? गुणात्मक कथन है। एक एक का आंसर बिल्कुल राइट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से आप अपने डाउट को एराइज कीजिए, आप ग्रुप में शेयर कीजिए, या आप
कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पे सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमांड फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो हो जाएगा ये जो है मांग फलन को निश्चित रूप से सही दर्शा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, यह मांग कहलाती है। यानी कि व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स x अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ गुड्स y, दिस डिमांड इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि सभी आंसर इसका राइट हो जाएगा जो दिया हुआ है। 9th नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंक्रीज, यानी कि विपरीत संबंध को। चलिए 10वां प्रश्न है, मांग में कमी निम्नलिखित में कौन से कारण है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फॉल इन डिमांड। आय में कमी, तो इनकम में कमी जैसी हो जाएगा तो आप अपने एक्सपेंस को कम करेंगे, तो यानी कि आपका डिमांड घट जाएगा। ये आंसर राइट है ही। दूसरा है क्रेताओं की संख्या में कमी, फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स ये भी होगा। उपभोक्ता की रुचि में कमी, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, तो ये हो जाएगा तीनों, इसलिए ऑल द एबव इसका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग तो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, एक दूसरे का पूरक है, तो एक का अगर मांग बढ़ जाएगा तो दूसरा घट जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय का मांग बढ़ जाता है, तो ये बढ़ती है, ओ होगा इसका करेक्ट आंसर। 12वां प्रश्न है, मांग में संकुचन तब होता है जब कंट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन। यह स्थिति कब उत्पन्न होता है, जब प्राइस जो होता है ना राइज हो जाता है और डिमांड क्या होता है गिर जाता है। मांग में संकुचन कब होता है, जब कीमत बढ़ती है। जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तो मांग में संकुचन होता है। ठीक है, ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कब क्या होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांग में संकुचन होता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आप राइट आंसर दीजिए। मूल्य में परिवर्तन तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आय में परिवर्तन ये भी नहीं हो सकता, रुचि था फैशन में परिवर्तन ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, 14वां प्रश्न है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा इंक्रीज। विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। 15वां प्रश्न है, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड का जो ये स्लोप होता है, मांग वक्र की ढाल होता है, वो होता है निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। 16वां प्रश्न है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन के साथ। इनफीरियर गुड्स निम्न कोटि की वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, इसका आंसर है गिफिन वस्तुएं, यानी कि 100 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 17वां प्रश्न है, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। मांग में परिवर्तन, पहला है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ये भी आंसर सही होना चाहिए। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, ये भी सही बात है।
और जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन इंक्रीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19वां प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। पेट्रोल की कीमत, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी अ कार डिमांड। जब आप लोग देख ही रहे होंगे इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो लोग बोलते हैं चलो अब गाड़ी ही नहीं खरीदेंगे, पैदल ही चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती है कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, नीचे की ओर चला जाएगा, कार का मांग नीचे की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, सब अगर कोई बोलेगा जो हमको कार लेना है तो बोलते हैं चलो नहीं खरीदो क्योंकि दाम इतना पेट्रोल का बढ़ गया है जो एफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इससे मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, यानी कि मांग की लोच जो है ना वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वांटिटेटिव या बोथ या नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। दूसरा है, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दिया हुआ है मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करते हैं यानी कि फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर को आप देख लीजिए, ये कीमत है और ये मांग की मात्रा है। अब इसमें ऑप्शन है अधिक लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। इसका क्या आंसर सही होगा? पूर्णतः बेलोचदार मांग, कम लोचदार मांग। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पूर्णतः लोचदार, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। पांचवा प्रश्न है, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है? आवश्यक वस्तु, नेसेसिटी गुड्स, आरामदायक वस्तु, कंफर्ट्स गुड्स, विलासिता, लग्जरियस या ऑल ऑफ दी। तो इसका हो जाएगा आंसर यहां पे नेसेसिटी गुड्स, कम मांग की लोच। छठा प्रश्न है, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड भी है और पॉइंट मेथड भी है। ठीक है। सातवां प्रश्न है, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। सापेक्ष यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण में कीमत लोच क्या है? वस्तु कीमत 5, वस्तु की मांग 10, कीमत हो गया 4, तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका 2.5, ये निगेटिव में। ठीक है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका हो जाएगा फ्लक्स आंसर। 10वां प्रश्न है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? तो नेचर ऑफ गुड्स ये होगा ही, प्राइस लेवल, इनकम लेवल। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होना चाहिए। 11वां प्रश्न, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच 5 प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला है, निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करते हैं? प्राइस और ये क्वांटिटी है। तो अधिक लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग या पूर्णतः बेलोचदार मांग, और डी दिया हुआ है बेलोचदार मांग। तो इसका राइट आंसर होगा परफेक्ट इलास्टिक डिमांड यानी कि पूर्णतः बेलोचदार, ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न, वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो आवश्यक वस्तु के जो मांग होता है वो उसका लोच 0 होता है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। 14वां प्रश्न, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन ए ही राइट होगा, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। 15वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच है। तो इसका राइट आंसर -1.5%। आइए आज लाइव में बताते हैं सारे
सारे क्वेश्चन को सोल्व करना। वैसे ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 16वां प्रश्न है, एक ऋजु रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी यूनिटी, इकाई होगी। और 17वां प्रश्न, विलासिता वस्तुओं की मांग। तो विलासिता वस्तुओं की मांग जो है वो बहुत ही लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, हाईली इलास्टिक। 17 का हो जाएगा सी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।